नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर हेलो डॉक्टर के एक और एपिसोड में। और जैसे कि हेलो डॉक्टर में हर बार हम हेल्थ से रिलेटेड कई बातें, कई जानकारियाँ, कई मिथ्य, कई सत्य आपके सामने हम लोग उजागर करते हैं। लेकिन आज कुछ नई बात हम करने जा रहे हैं। हमारे भविष्य की जो एक नया इनोवेशंस जो आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्जरीज के बारे में, रोबोटिक सर्जरीज, जो कि एक नया टर्म है। काफ़ी आपको सुनने मिल रहा होगा आजकल इंटरनेट पर। काफ़ी नई नई जो है उपलब्धियां हमारा देश हासिल करता जा रहा है रोबोटिक सर्जरी के मामले में। लेकिन क्या है रोबोटिक सर्जरी, और स्पेशली रोबोटिक सर्जरी में जो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, जीआई सर्जरीज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यूसीएन स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रकाश जैन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका यूसीएन स्टूडियो में। सर किंग्सवे हॉस्पिटल में रोबोटिक जीआई सर्जन के तौर पर कार्यरत है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या होती है रोबोटिक सर्जरी, और जीआई सर्जरी में क्या क्या इसका मोस्टली उपयोग है। तो ये बेसिकली तीन अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो तीनों अभी एक ही कॉन्टेक्स्ट में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो रोबोट है जी, सेकेंडली जीआई सर्जरी, और फिर सर्जरी अलग बात है। सर्जरी तो सब जन को मालूम है कि बेसिकली ऑपरेशंस करते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे आपने बताया था, तो हमारे खाने के रास्ते से लेके लैट्रिन के रास्ते से और जो कुछ बीच में आता है। तो इसमें रोबोट का क्या रोल है, रोबोट का क्या फ्यूचर है, ये सब बहुत एक्साइटिंग काम है। बिकॉज जब मेरे ट्रेनिंग से लेके अभी तक हमने सब एवोल्यूशन देखा है। ओपन सर्जरी, फिर लैप्रोस्कोपिक यानी लेजर यानी दूरबीन द्वारा जो रहता है, एंड नाउ रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी में बेसिकली लोग सोचते हैं कि रोबोट ऑपरेट कर रहे हैं। दैट्स अ मिसनोमर। एक्चुअली रोबोट जो है इट इज़ ओनली अ मशीन जिसमें हाथ रहते हैं, और हाथ जो है वो सर्जन कंट्रोल करता है। तो इसके दो भाग हैं। तो जैसे आप पिक्चर में देखते हैं या कोई इंटरनेट पे फोटोज़ देखते हैं, एक बड़ा सा ऐसे खंबा जैसे रहता है जिसमें चारों आर्म्स निकले हुए रहते हैं, और उसमें से फिर मल्टीपल जॉइंट्स रहते हैं। जैसे हमारे एल्बो है, रिस्ट है, उंगलियों के जॉइंट्स है, वहाँ पे 3 से 4 अलग अलग जॉइंट्स रहते हैं। तो वो मूवमेंट को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। और जो हमारे लिमिटेशंस है, जैसे हमारा हाथ इतना ही रोटेट हो सकता है, ऊपर, नीचे और राउंड। तो इसमें एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ रोटेशन है क्योंकि ये प्योरली मैकेनिकल है। यस, हाँ, तो उसमें अपन सो ये एक बहुत बड़ा मिल जाता है। करेक्ट। सो इट्स कॉल्ड 7 डिग्रीज ऑफ रोटेशन, तो जो हमारे हाथ में नहीं है। सो दैट इज़ वन बिग एडवांटेज ऑफ रोबोट। तो ये चारों हाथ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें कैमरा रहता है। जैसे लैप्रोस्कोपी में बहुत सारे लोग को जानकारी रहेगा कि एक लंबा सा कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट करके कैमरा रहता है। इसमें सिंगल आई है लैप्रोस्कोपी में, रोबोट में ड्यूअल आई। ड्यूअल आई यानी फिर वो 3D का विजन जैसे निकलता है, जैसे बाइनोक्यूलर्स रहते हैं एंड टेलीस्कोप रहते हैं। टेलीस्कोप में एक आँख बंद करके देखना पड़ता है, बाइनोक्यूलर्स में दोनों आँख करके देख सकते हैं। तो ये रोबोटिक कैमरा में 2 आँख रहते हैं। 2 आँख की वजह से यू हैव द फीलिंग ऑफ इट बिकमिंग 3 डायमेंशनल। तो वो वाला चीज़ जो है, सम रोबोट्स हैव गॉट इट, सम रोबोट्स स्टिल डोंट हैव इट। तो देयर इज स्टिल एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो जिसमें 2 आँख रहते हैं, दैट फीलिंग ऑफ डेप्थ परसेप्शन रहता है। तो नॉर्मली जब मैं ऑपरेट करता हूँ, सपोज ओपन ऑपरेशन, तो मैं खड़े होके करता हूँ। तो मैं नीचे देख रहा हूँ टेबल पे, पेशेंट के पेट के अंदर। तो मेरा जो विजुअल डिस्टेंस है, दैट इज़ अ फिक्स डिस्टेंस। अगर मैं मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप वगैरह लेके कर रहा हूँ, तो उसमें भी फिक्स्ड फोकल लेंथ डिस्टेंस जो रहता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर अदरवाइज जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं तो हमारे चश्मे चेंज होते हैं, नंबर्स बदल जाते हैं। करेक्ट। सो उसमें बेसिकली वो फोकल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट गिव्स यू 3 डायमेंशनल व्यू। तो ये रोबोट जिसमें 2 आँख है वो आपको देगा। एंड जो नेचुरल पोजीशन सर्जन है, जो हम ट्रेंड है खड़ा होके देखने के लिए, यू कैन रेप्लिकेट दैट इवन बाय सिटिंग, क्योंकि हम अंदर ऐसे देख रहे हैं। तो यू हैव अ फीलिंग कि यू आर सिटिंग इनसाइड द पेशेंट्स एब्डोमेन एंड डूइंग द ऑपरेशन। मैग्निफिकेशन बहुत है, 10 टाइम्स। तो हमको जो दिखता है, जो नॉर्मली किसी के आंखों में नहीं दिखता है। सो प्रिसिशन, कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम मिलीमीटर काट सकते हैं। सो द कंट्रोल ओवर सर्जिकल एक्सपर्टीज इज एनॉर्मस। तो दैट इज व्हाट रोबोट इज। अब जब हम ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अप्लाई करते हैं, दैट बिकम्स रोबोटिक जीआई सर्जरी। ओके। तो सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात चल रही है, तो
उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है जिसमें रोबोटिक सर्जरी का उपयोग किया जा सकता है या जाता है नॉर्मली? तो उसके लिए देन आई हैव टू बैक ट्रैक अ लिटिल एंड एक्सप्लेन सम मोर टेक्नोलॉजी। तो जो हम कंट्रोल करते हैं हम सिर्फ फिंगर से कंट्रोल करते हैं। ओके, देयर आर 2 स्मॉल रिंग्स दैट आर अटैच हियर एंड दिस इज फॉर एक्स्ट्रा कंट्रोल कि मैं काम करूं। इफ आई वांट टू स्टॉप, सपोज कोई पूछ रहा है कोई प्रश्न, एनेस्थेटिस्ट बोल रहे कि वेट फॉर अ मिनट, आई विल सिंपली मूव माई फिंगर्स एंड रिमूव माई हेड फ्रॉम द मशीन, तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है। ओके, वहीं पे स्टॉप वहीं पे फ्रीज होता है। सो यू कैन इमेजिन, जब सपोज मैं स्टिच ले रहा हूँ, ऐसे मैंने ले लिया, उसका लिमिट इतना ही हो गया, तो हाउ डू आई कंटिन्यू इन द सेम थिंग? मैं सिर पीछे कर दूंगा और हाथ खोल दूंगा, तो मशीन लॉक्स एवरीथिंग देयर, और मैं रीएडजस्ट करके उसी से मैं फिर वापस कर सकता हूँ। तो आई कैन डू अ फुल सर्कल इवन दो माई हैंड डज नॉट रोटेट फुल्ली। सो दैट इज वन अदर थिंग। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में जो सबसे डीप एरियाज में काम करते हैं, जैसे चेस्ट में काम करेंगे, खाने के रास्ते पे या फेफड़ों पे, या ऊपर जहाँ पे हार्ट के करीब हम जा रहे हैं, जो खाने का रास्ता हार्ट के पीछे से जाता है, या वहाँ से हर्निया होते हैं। हर्निया यानी कोई भाग जो अपने नॉर्मल जगह से बाहर निकल रहा है, तो पेट कभी कभी छाती में जाते हैं, इट्स कॉल्ड हाइटिस हर्निया, उसका रिपेयर करने के लिए। या पेल्विस में यूट्रस पे ऑपरेशन, लेट्रिन का रास्ता जो एकदम नीचे है, कोई भी पेल्विक सर्जरी, दीज आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि हम नॉर्मली वहाँ पहुँच नहीं सकते आसानी से। ओपन ऑपरेशन में अगर करना है तो बड़ा सा काटना पड़ता है, छाती को खोलना पड़ता है, तो उसके लिए फिर रिकवरी टाइम, पेन, बहुत सारे अदर इश्यूज आते हैं। इसमें क्या है, 3-8 मिलीमीटर के छेद रहते हैं, कैमरा अंदर गया, मेरे 2 इंस्ट्रूमेंट्स अंदर गए, और मैं नीचे तक जा सकता हूँ, अंदर देख सकता हूँ, मैं जूम कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो भी चीज़ हमको आंखें से डायरेक्टली नहीं दिखेगी आसानी से, या लैप्रोस्कोप से भी नहीं दिखती, ये बहुत इजीली दिखता है। सो एनी पेल्विक सर्जरी, any surgery in the chest, any surgery in upper abdomen is very good. Okay. तो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स मतलब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है जिसका प्रॉब्लम्स अगर मैं पूछूं? राइट, सो बेसिकली हम आजकल अगर देखेंगे तो बल्क ऑफ रोबोटिक सर्जरी इज इन एब्डोमिनल सर्जरी, जो हर्नियाज रहते हैं, डिफिकल्ट हर्नियाज, जो कैंसर्स ऑफ रेक्टम रहते हैं, यानी बड़ी आंत के जो रहती है, जो छाती में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कभी कभी खाने के रास्ते का कैंसर होता है, या लंग्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो दीज आर वेरी गुड एंड वेरी इजीली टैकल्ड बाय रोबोटिक सर्जरी कंपेयर्ड टू ओपन सर्जरी एंड कंपेयर्ड इवन टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो सर एज अ मतलब आपका एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं, विच इज मच मोर बेटर, मैनुअल सर्जरी और रोबोटिक? अगर आप क्या करेंगे, कौन सी इजियर है आपके लिए अगर आपसे पूछा जाए? सो बेसिकली because we have seen the transition from open to lab to yes, you have seen to robotic, what I can say is that robotic surgery is like doing open surgery, okay, but using without opening. That's it. That is basically it. So many of our seniors जिन्होंने laparoscopic surgery कभी किया नहीं, they have transitioned from open surgery to robotic surgery directly. Okay. अगर आपके पास laparoscopic experience है तो आपके लिए एडवांटेज है, आपका लर्निंग कर्व जो भी है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, मेरा अगला सवाल वही होने वाला था, लर्निंग कर्व के बारे में। तो वो लर्निंग कर्व जो है लैप्रोस्कोपी आपको थोड़ा सा एडवांटेज देता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने लैप्रोस्कोपी नहीं किया तो आप रोबोटिक नहीं कर सकते। ओके, सो इफ यू आर अ गुड ओपन सर्जन यू कैन बी अ गुड रोबोटिक सर्जन। सो बट हाउ मच प्रैक्टिस डज इट रिक्वायर? कितना टाइम लगता है तैयारी को रोबोटिक सर्जन बनने में एक नॉर्मल ओपन हार्ट सर्जन से? सो टू बिकम अ सर्जन इटसेल्फ इज अ लॉन्ग रोड है। आपको हमको मालूम है ऑलरेडी इट्स अ लॉन्ग, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, फलाना, तो करीब 12-15 साल लगते हैं टू बी एन इंडिपेंडेंट सर्जन। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद फिर यू रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, मोर देन दैट। आप जैसे कोई भी आप कुछ सीख रहे हैं, सपोज यूर अ स्पोर्ट्स पर्सन, जितना आप समय देंगे ड्रिल्स में, ट्रेनिंग में, फिटनेस में, आपका गेम इम्प्रूव होगा। तो जो जैसे बोलते हैं ना 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, वैसा है। यू डोंट रिक्वायर 10,000 बट यू नीड टाइम। जैसे अगर हमने किंग्सवे में शुरू करने से पहले 1 साल ये सब प्लानिंग में था एंड रिपीटेटिव ट्रेनिंग उसमें था। तो फॉर सर्टिफिकेशन यू रिक्वायर 40 आवर्स ऑफ सिमुलेशन, यानी आपको मशीन पे जो पेशेंट को कनेक्टेड नहीं है उसमें आपको बैठ के टास्क करने पड़ते हैं, जो आपके मैनुअल डेक्सटेरिटी, मशीन हैंडलिंग, ये सब सीखते हैं। उसके बाद फिर आपको कंसोल सर्जन जो सामने बैठ के एक्चुअली ऑपरेट करते हैं पेशेंट के साथ, आपको उसके साथ बैठना है,
बेंच के, यानी आपको इंस्ट्रूमेंट्स डालने हैं, निकालने हैं, आपको सीखना है कि मशीन कैसे मूव होता है, क्योंकि बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो एक बार वो हो गया, सो आई वुड से इट टेक्स एटलीस्ट 6 to 8 months ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। सी एज सर्जन्स, एज डॉक्टर्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू पेशेंट। सो जब तक हम तैयार नहीं है, जब तक हमारा सर्टिफिकेशन नहीं रहता है, जब तक पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उस पर कॉम्पिटेंट हैं, वी शुड नॉट बी गेटिंग इनटू इट। सो अगर आपको टाइम लगेगा अभी, तो ऑफकोर्स फॉर्मल प्रोग्राम्स रहते हैं जो 1 साल से लेके 3 साल के बीच में ड्यूरेशन रहता है, वो अल्टीमेटली डिपेंड होगा वॉल्यूम एंड सुपरवाइज प्रैक्टिस। नोबडी शुड बी डूइंग एनी प्रोसीजर विदाउट एडिक्वेट सर्टिफिकेशन, एडिक्वेट ट्रेनिंग। ओके, और विदाउट एडिक्वेट सुपरविजन एज वेल। यस, वी आर डीलिंग विद पीपल। ओके, सो जब भी पेशेंट्स आते हैं, व्हेन यू टेल देम दैट देयर इज रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल, so what is the response? Are they skeptical about it? Do they hesitate, or do they openly or happily accept it कि चलो रोबोटिक ही किया जाए? So I'll rephrase your question. Ultimately, everything for us in our situation boils down to whether it is affordable or not. Yes, Ultimately, that is the point. this is the basic need So actually. if you take away every other argument and you Mhm. say कि suppose somebody is paying for my surgery, government is giving, or some public sector person is giving, or somebody else is paying for it. You ask a patient कि आप ये चुनेंगे या ये चुनेंगे, तो anybody will choose robotic surgery in the hands of a competent surgeon where there has already been adequate training and numbers. Simply because पेन कम रहता है, आप समझ सकते हैं, पेट खोल दिया कितना पेन होगा, हाँ, यहाँ पे आपने 3 छेद बना दिया, पेन ऑब्वियसली कम रहेगा। तो फॉर ऑल ऑफ अस इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू अफोर्डेबिलिटी, एंड दैट इज वेयर इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमको समझना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी टू सोसाइटी, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी फॉर द पीपल हु आर रनिंग द हॉस्पिटल। At the end of the day, they also require return on their investment. These are not cheap instruments. Yes. And as time goes on, everything will become cheaper as there is adaptation across the market. But in our current scenario, I would say roughly it increases the cost of routine surgery by anywhere between 70,000 to 1 lakh. That is a ballpark figure. Because वो जो सामान जो लगता है, जो instrumentation use होते हैं, they are all much more expensive than say laparoscopic instruments, because they are higher technology. So somebody has to pay, and patients who have insurance obviously will have a greater chance of having robotic surgery. But I would say from what I see day to day, अगर मैंने robotic कोई भी पेशेंट आता है तो we will explain कि हमारे पास सपोज हर्निया सर्जरी के लिए आए, 3 ऑप्शंस रहेंगे, ओपन कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, रोबोटिक कर सकते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या है, इसमें कॉस्टिंग क्या है, सो एवरीबडी विल वांट टू हियर कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस हाँ सभी को चाहिए, आज की डेट में सभी को चाहिए। Why not? It is your right to ask and your right to know. After that उनके ऊपर डिपेंड होता है, उनके बजट के हिसाब से है या उनको क्या चाहिए। So sometimes ये उल्टा हो जाता है। The people who need to return to work the most are the ones who cannot afford. Okay. अगर आप देखेंगे कोई भी जो हाथ से काम करता है, जो मजदूर है, एक्चुअली ही इज द गाय हु शुड गो बैक टू वर्क द फास्टेस्ट, क्योंकि उसका हाथ से काम हो रहा है। जब तो डेली वेजेस पे उसका डेली लाइफ करेक्ट डिपेंडेंट है। यस करेक्ट। सो फॉर हिम इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर से एन आईटी पर्सन जो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। उसको ऑफिस जाने का जरूरत नहीं, 2-3 दिन में वो कंप्यूटर पे बैठेगा और काम करेगा। ये बेचारा वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जा पा रहा है 1 महीना 1.5 महीना। So it is important कि this technology should be transferred even to public sector, so that people who really need it can have the benefit. Why should it be restricted only to those who can sort of afford it? It's not like that. That's true. But sir, आपने ऐसे बात करी कि उसको 1 महीने में जाना है और they can sit in 2 to 3 days for work from home वाले IT सेक्टर के। But mostly post operative recovery का टाइम कितना होता है इसका मोस्टली? सो अगर वो डिपेंड होता है कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। सपोज मैंने हाथ काट दिया, उसको ज्वाइन कर दिया, छोटी हाथ में 5 से 7 दिन उसका काम वापस आ जाता है। ओके। अगर वो खुलने वाला है 2% 3% चांस जो रहते हैं वो उसी समय पे आपको पता चलता है। बड़ी हाथ में लीक रेट ज़्यादा रहता है। तो जनरली अगर हमको लग रहा है कि पेशेंट ठीक है, लोकल पेशेंट है, उनको समझ में आता है कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, तो हम उनको 2 से 3 दिन में बाकी सब अगर ठीक है हम छुट्टी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि वो लोकली रिजाइड होना चाहिए। अगर वो दूर से आ रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे या आप बाहर रुक जाइए, धर्मशाला या होटल में रुक जाइए और आके रिपोर्ट कर लीजिए,
ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशन पीरियड है वो चला जाएगा, बट हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। ओके, हॉस्पिटल स्टे का जो क्योंकि टाइम, वो उठ के चलेंगे, हाँ। खाना खाएंगे, और हमारा कॉन्फिडेंस जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन है, दूसरे तरीके भी रहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है वो कम हो जाते हैं, तो आवर कॉन्फिडेंस लेवल इन आवर ओन एबिलिटीज इंक्रीजेस। ओके। तो सर नॉर्मली ऑपरेशन के बाद डेली रूटीन जो है, बेसिक रूटीन, ईटिंग, वॉकिंग, सिटिंग एंड डूइंग द वर्क, कितना दिन में हो जाता है वैसे? सो जनरली इफ पेशेंट डज नॉट हैव पेन, ही शुड बी आउट ऑफ बेड बाय द नेक्स्ट डे, ओके, ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस रहेगा। दैट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी पैरों में क्लॉट आते हैं, ओके, हाँ, निमोनिया चांसेस। तो जितना हम अपना नेचुरल फिजियोलॉजिकल स्टेट में रिवर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, उतना उनके लिए बेटर है। देयर आर प्रोटोकॉल्स नाउ, उनके लिए फैंसी नेम्स रहते हैं, ईरास यानी एनहांस्ड रिकवरी, ये सब जो रहते हैं, बट एंड ऑफ द डे बॉडी को नॉर्मल फील होने के लिए नॉर्मल काम करना चाहिए। सो अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि ये सब आप करें, तो वी गेट देम आउट ऑफ बेड। एज फार एज फीडिंग एंड ऑल आर कंसर्न, आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में जो लोग सोचते थे 5-7 दिन खाली पेट वगैरह रखिए, अभी आप बहुत ही कम सब नहीं रहना पड़ता। वैसे भी हमारा 1-1.5 लीटर सलाइवा बनता है, थूक बनता है, एसिड पेट का 1 लीटर बनता है, तो देयर इज ऑलवेज सम फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो हम यूजुअली रूटीनली नेक्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा पानी तो शुरू भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऑल्सो द रिकवरी इश्यूज विद पेशेंट्स हैव चेंज्ड, आवर थिंकिंग हैज चेंज्ड। ओके सर, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन आया है सर कभी आपको बिल्कुल। रोबोटिक सर्जरी में? Yes, yes. एनी सिनेरियो और एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? यस, आई थिंक जब हमने एक पेशेंट के लिए बड़ी आंत का ऑपरेशन किया था, उसमें एक जगह लीक हो गया था, बट वो हम एंटिसिपेट कर रहे थे क्योंकि बहुत ही नीचे था, बहुत ही डिफिकल्ट था, एजेड पेशेंट था, तो हमने उसको फिर पहले से ही हमको पता था कि प्रॉब्लम आ सकती है मोर देन नॉर्मल, तो रिलेटिव्स और पेशेंट को भी बताया गया था, एंड वी वर एबल टू सैल्वेज द प्रॉब्लम विदाउट टू मच ऑफ डिफिकल्टी। तो उसका ये कहने का मतलब है कि रोबोटिक इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। आपका सर्जिकल केयर जो रहता है वो वैसे भी इट हैज़ टू बी अप टू स्क्रैच। अगर आप बाकी सब नहीं है और आप रोबोटिक मशीन से काम कर रहे हैं, आपका ओवरऑल रिजल्ट कभी इम्प्रूव नहीं होगा। सब चीज़ एक साथ टीम जैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इट्स जस्ट अ टूल एक्चुअली। यस, इट्स जस्ट अ टूल। बट आजकल सर एआई का इंटीग्रेशन भी बहुत हो रहा है, इंटरनेशनली सुनने में आ रहा है। करेक्ट। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे भी इंडिया में हमें देखने में। Yes, why not? क्योंकि actually we should become world leaders. We have got some fantastic computer companies. We have got our own indigenous robots being built within the country. So AI integration should be there. अभी AI का concept भी बहुत लोग के लिए बहुत ही nebulous है, means clear नहीं है। कुछ है but वो exactly क्या है वो clear नहीं है। But as far as robotics is concerned with AI, एक चीज़ तो होने वाला है, that is what is called haptic control. Okay. यानी अभी जो हम काम करते हैं, देयर इज नो सेंसेशन, यू कैन नॉट फील कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, आपका जितना भी है आपका सिर्फ विजुअल क्यूज से है। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप वीडियो गेम खेलेंगे, कंट्रोलर के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बट अगर आप बोलेंगे कि इज दिस सॉफ्ट, इज इट हार्ड, क्या ये बेंड हो रहा है, क्या ये नरम है, वो हम सिर्फ आंखों के हिसाब से हम बोल सकते हैं ना। भगवान ने हमारे ब्रेन को, बॉडी को ऐसे बनाया कि आफ्टर सम टाइम द ब्रेन बिगिंस टू अंडरस्टैंड कि विजुअल क्यू से टेक्सचर कैसा है, एंड यू कैन बी एबल टू टेल कि ये ठीक है, हम ज़्यादा टाइट पकड़ रहे हैं, लूज पकड़ना चाहिए। बट हैप्टिक कंट्रोल में इसमें सेंसेशन रहेगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के टिप में सेंसर्स रहेंगे, एंड AI विल बी एबल टू डू हेल्प विद दिस बिकॉज इट इज़ एबल टू कंप्यूट एट अ ग्रेटर रेट देन जो अभी जो टेक्नोलॉजी है। तो दैट विल हेल्प द सर्जन एंड दैट विल हेल्प इन द सर्जिकल पार्ट डेफिनेटली। फिर फ्यूचर में और भी हो सकता है कि यू विल बी एबल टू डिलीट सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने हैं, जो विजन को हटा रहे हैं। सपोज कुछ सामने आ रहा है, तो अभी फिलहाल हमको कैमरा साइड से ले जाना पड़ेगा या ऊपर से ले जाना पड़ेगा, इसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो इमेजिंग जो है, नॉर्मल इमेजिंग या पहले से हम MRI या CT के हिसाब से इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो सब उसके द्वारा फिर हम इसको डिलीट करके हमारे सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया पे दिखना और काम करना पॉसिबल। एज इफ यू सी इन द मूवीज, मोस्टली एनिमेटेड मूवीज, कि अलग से हार्ट ही दिख रहा है, पूरा बॉडी के ऑर्गन्स नहीं दिख रहे हैं, उस टाइप का। करेक्ट, दैट इज अवेलेबल इन डायग्नोस्टिक्स। इन सम डायग्नोस्टिक्स में भी अवेलेबल है कुछ एक्सपेरिमेंटल सेंटर्स में। Okay. जैसे मूवी में दिखाएंगे आप ऐसे करो ये गायब हो गया, हाँ, ऐसे करो कि वो वापस आ गया। सो दैट टेक्नोलॉजी विल कम। दैट्स ग्रेट।
तो सर टेक्नोलॉजी की बात करें, किम्स किंग्सवे में क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? So I think it's a very well equipped center. We have almost everything that you can require for everyday treatment of basic as well as complex problems. We are a liver transplant center. We have a fantastic cardiac unit. We have expert anesthetists with all our equipment that is available anywhere. So anybody who comes can be assured that they will receive best possible treatment that can be provided within this area of the country. There is nothing that cannot be done. That's really great, sir. Any message lastly if you would like to give to our people about robotic surgery? कुछ बिल्कुल जानकारी आप उनके साथ साझा करना चाहें? आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके पास सर्जिकल प्रॉब्लम है, चाहे ये हर्निया हो या गॉल ब्लैडर हो या जो भी हो, आप अपने जो डॉक्टर है उनसे पूछ सकते हैं कि कैन दिस बी डन यूजिंग अ रोबोट, क्योंकि अगर आपके पास वो सुविधा है क्यों ना इस्तेमाल करें। अगर आप जल्दी काम पे वापस जाएंगे, कम ब्लीडिंग में ऑपरेशन होता है, कम दर्द से काम हो जाती है, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड यूटिलाइज द फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू डू इट एट वन सेंटर और द अदर सेंटर, बट आस्क वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस, काफ़ी नई नई चीज़ें आज हमें पता चली अबाउट रोबोटिक सर्जरी एज वेल। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अब रोबोटिक सर्जरी को लेकर कोई डर या वहम अपने मन में नहीं रहा होगा। आज के इस हेलो डॉक्टर के सेगमेंट में बस इतना ही। डॉक्टर प्रकाश जैन आज हमारे साथ थे, इन्होंने काफ़ी जानकारी शेयर करी। उम्मीद करते हैं इससे आपको भी सहायता होगी खुद की हेल्थ का ध्यान रखने में, अपनी ट्रीटमेंट करवाने में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू एंड थैंक यू। मैं अंकित अग्रवाल आपसे लूँगा इजाज़त। नमस्कार।